अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पेट्रोलियम कीमतों में हालिया होशरुबा इजाफे से ट्रांसपोर्ट किरायों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। लाहौर से कराची बस टिकट तकरीबन 6,000 रुपए, जबकि लाहौर कराची वन साइडेड का एयर टिकट 35,000 रुपए का कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट किराए में 5,000 तक का इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर और फैसलाबाद के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां की जा रही है, क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, मैं तो दुआ दूंगा अल्लाह करे जोर सितम और ज्यादा। ये हम जैसे लोगों के साथ जितना भी हो कम है। मैंने अब कुड़ना नहीं, मैंने आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस। ये जितना हो कम है। ये कौन लोग हैं? शेर आया बघियाड़ आया, ओदे नारे बजणगे ते ओदे नारे बजणगे, हुण बज रहे ने। भुगतो। मैं तो कहता हूँ इससे काम आगे जाए। अब यकीन करो, पिछले दिनों में ऐसे ऐसे तबर्रे सुने हैं मैंने, वही वॉक के दौरान, बाकी तो मेरा मेल जोल नहीं होता। सिर्फ एक टेलीफोन कॉल जो सराइकी बेल्ट जनूबी पंजाब से ना, तो वो बुज़ुर्ग आदमी थे, वो शरीफ ख़ानदान और इसहाक डार के लिए, जो उन्होंने कहा, मैंने 2-3 दफ़ा कहा, मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही, तो ज़रा सुन लो इनके लिए जो बद्दुआएं हैं, अल्लाह करे सुनी जाए। उन्होंने कहा चुल्ला बलदा न देखी, चुल्ला बलदा न देखी, तवा चढ़दा न देखी और डारा। ठीक है। टिक्की ते दीद न पवी, सवेर दी खावें ते शाम दी फिक्र होवी। मतलब क्या कि चूल्हा जलता हुआ देखना तुम लोगों को नसीब ना हो, तवा चढ़ता हुआ ना देखो। रोटी पे तेरी नजर ना पड़े, और अगर तुझे सुबह की मिल जाए तो तुझे शाम की फिक्र हो। ये बुजुर्ग वो जो बाकी उसने बात की है, वो जाहिर है मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। वो भी शायरी थी, कमाल थी। अच्छा, हमारे अपने साथ एक छोटा सा वाक़या हुआ को 2-3 दिन पहले। मैं नॉर्मली हमारे 8 बजे अखबार आ जाते हैं एंड माय डे स्टार्ट्स। मैं वो ढेर होता है अखबारों का। को 11 बज गए। मैंने कहा यार ना बारिश है ना कुछ और है, प्रॉब्लम क्या है? को 12-1 बजे के करीब ये खुशखबरी मिली कि हमारा हॉकर गन पॉइंट पे लूट लिया गया। हॉकर के पल्ले क्या होता है ये? चूंकि ये 2-3 दिन पहले की बात है, महीने का आगाज था, तो वो बेचारा रिकवरीज कर रहा था। 12-14-15 हज़ार रुपया उसकी टोटल जेब में होगा, जिसमें उसका अपना कमीशन ना होने के बराबर है। वो पैसे न्यूज़पेपर एजेंट को जाने हैं। वो मुझे याद आता है, यार ये तो पहले शायरी थी, अब तो माशाल्लाह नून लीग ने शायरी को बिल्कुल एक शक्ल अता कर दी है। वो लिखा था उन्होंने, सागर सिद्दीकी ने, जिस शहर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस शहर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। तो पूरी कौम इनका मातम कर रही है। इसके बावजूद अगर नताइज इनके हक में निकल आए तो फिर खुदा की पनाह उसके अजाब की तैयारी करो। जी हसन साहब, पूरी कौम ही मातम कर रही है। इससे मिलती जुलती मिसाल है वजीराबाद के इलाके ठट्ठा अराइया में बिजली का बिल 30,000 रुपए आने पर 2 भाइयों में छुरियां चल गईं। बिल की रकम इकट्ठी करने पर तकरार हुई और बाद में छुरियों के वार कर दिए एक दूसरे पर। पहली बात तो ये है मरियम, आप प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, ये ठट्ठी अराइया होगा, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जैसे पक्की ठट्ठी नहीं है लाहौर में, ये ठट्ठी या ठट्ठा टुट्ठा नहीं होगा ये। बहरहाल एनीवे, देखो बात सुनो, जिस कौम की गर्दनों पे छुरे बैठे हों उनके नीचे छुरियां ही चलनी है। अभी तो ये स्लो मोशन में पार्टी तो शुरू हुई है अब, बल्कि अभी पार्टी का साजो सामान लगाया जा रहा है, पार्टी शुरू भी नहीं हुई। एक दफा शुरू हो गई तो फिर ये खत्म कहाँ होगी? देखो बात सुनो, हमारे यहाँ 40 साल पहले 2 खानदानों ने ये छुरे चलाने का सिलसिला शुरू किया था, सरे से लेके, और कहानी सारी इंग्लैंड, देखो बाकी का हमें पता नहीं है। अच्छा, जायदादें औलादें 5 बर्रे आज़मों में फल फूल रही हैं और उनको भूल गए कि ऑटोमन्स
620 साल, 3 कॉन्टिनेंट हुकूमत, बच्चियां वेट्रेसेस, शहजादे बस कंडक्टर, मुगलों की बेटियों को बावर्चियों से शादी करनी पड़ी, शादियां करनी पड़ी। एक का नाम था हुसैनी बावर्ची, और सब कुछ रह जाता है। ये छुरियां सिर्फ बिजली के बिलों पे नहीं चल रही, गैस के बिलों पे 155 रुपए किलो आटा, 60 रुपए, 160 रुपए किलो चीनी, पेट्रोल, किस किस चीज़ का, बच्चों की फीस, मकानों के किराए, महंगी दवाएं। देखो तारीख में, हमारी तारीख में एक छुरी बहुत मशहूर थी, 56 छुरी। वो एक तवाइफ थी, व्हेन शी वाज मर्डर्ड। तो बाद में को पुलिस ने को जख्म गिने तो वो 56 निकले। वो इस तरह की कहानी है। अब 2023, ये तो बहुत पुरानी बात है जो मैं कर रहा हूँ 56 छुरी की। अब ये तो छुरे गिने नहीं जाते। सो भाइयों के दरमियान चलने वाली छुरियां कहाँ जाकर रुकेंगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, एवेल्युएट किया जा सकता है। हमारे यहाँ को एक्सटेंशन का हो रहा काम घर में, तो एक मिस्त्री जो अच्छा उनका वो अच्छी इनकम होती है उनकी, उसने मुझे 60,000 रुपए का बिल दिखाया और साथ ये दिखाया कि जिस महीने का ये बिल है उस महीने बिजली कटी रही है और अब तक कटी हुई है। और जब मैं पता नहीं लेस्को मेस्को क्या हूं, तो बदबख्तों ने, लांतियों ने बिल दुरुस्त करने के लिए पैसे मांगे। ये हाल है गवर्नेंस का। वो तो हो गया ना। अच्छा, और याद रखना ये छुरियां टीजर्स हैं, प्रोमो चल रहा है अभी। और एक आखिरी बात, एटम बम का तोड़ है, गली से आने वाले पत्थर का कोई तोड़ नहीं होता। और ये जुमला मेरा नहीं है, ये रजा शाह पहलवी, साबिक शहंशाह ईरान, उसने कहा सब कुछ था, एयरफोर्स फलाना टमकाना, लेकिन जब गलियों से पत्थर आते हैं तो फिर F-16 भी उनका जवाब नहीं दे सकते। तो अल्लाह ना करे संसार कर देने का, मैं इसे पथराव नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा संसार किया जा रहा है। ये जैसे जाते नहीं वहां शैतान को कंकरियां मारते हैं, ये उस तरह का उस तरफ जा रही है बात। इट्स नॉट वायबल। महंगाई होती है, ज्यादा होती है, इससे भी ज्यादा होती है, लेकिन जो वायबल ही ना रह जाएगा, मुमकिन ही नहीं रह जाएगा। वो कहते हैं ना जी कि जितनी चादर हो उतने पांव फैलाओ, वो चादर ही नहीं रह जाएगी। तो फिर इसलिए आई डोंट नो किसको सोचना चाहिए किसको नहीं सोचना चाहिए, लेकिन बहरहाल अवाम अपनी ही काश्त करदा फसलें काट रहे हैं, इसलिए इस पे इतना सोग भी नहीं मनाना चाहिए। हम तो 32 साल हो गए इस लानती जमहूरियत पे लानत भेजते हुए। 32 नहीं 35 किताबें भरी हुई हैं, 12-13 मजमूए कॉलमों के, यही कि ये शैम डेमोक्रेसी है, ये मकरू है। यहां तक मिसालें दी मैंने मरियम के बड़ी को चुड़ैल, डायन, खून पीने वाली, वो एक खूबसूरत औरत का रूप धार के आती है, को नीम पागल दीवाना उसके गले जा लगता है, और वो उसकी शारग में, जिसने चुड़ैल ने रूप धारा होता है खूबसूरत औरत का, वो अपने दांत गाड़ देती है। ये एक और करो, आया आया शेर आया तो बघेयाड़ आया तो पता नहीं लगड़ बगड़ आया, अब आया है तो भुगतो जी। हसन साहब, एक तरफ तो बैड गवर्नेंस है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, दूसरी तरफ हुकूमत ने 4 दिन में 54 बिल्स मंजूर करा के तेज रफ्तार कानून साजी का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रजा रबानी साहब ने कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेनेट में नहीं किसी राजवाड़े में आ गया हूं जहां आंखों पर पट्टी हाथ बंधे हुए हैं। क्या इन कवानीन में अवाम के मुफादात का भी कोई कानून है? आप भी अजीबो गरीब ही बेटा सवाल करते हो। क्या इन कवानीन में, क्या कभी किसी कानून में अवाम का कोई मुफाद रहा? कभी हमारा कोई कानून रहा? जस्टिस मुनीर से लेके वो जो क्या था मुश्ताक हुसैन फलाना, जाती तौर पे एक मुंतकिम आदमी,
देखो रिवायत किन की, नाम किन के लेते हैं बेशर्मों की तरह, कि हजरत अली जंग में वो ही वॉज अबाउट टू किल समबड़ी, जमीन पे उसने मुंह पे थूक दिया, आप उठ गए, क्या कहा कि अब इसमें मेरा जाती गुस्सा आ गया है। अरे नाम लेते हो किन के, तो काम करते हो कौन से तुम। पाकिस्तान में अवाम के लिए कभी ना को कानून बनाना तो कोई काम नहीं है। पूरी दुनिया के सारे कवानीन एक तरफ रख दो और उस अहद को सामने रखते हुए हमराबी के कवानीन देखो। मैं तो पहले भी कह चुका हूं, आम आदमी की जिंदगी नहीं है तो कानून जरूरत होता है जिंदा लोगों की, मुर्द को किसी कानून से। और ये जो बात आपने कहा है ना, रज़ा रब्बानी अता रब्बानी साहब के बेटे हैं, फर्स्ट ADC टू कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अंकल अता रब्बानी, सुभान अल्लाह, क्या आलीशान आदमी थे। मेरे पास मैंने ऐसे संभाल के रखे हुए हैं जैसे नौजवानी में बंदा ना कोई लव लेटर संभाल के रखता है। मैंने उनके खत, मेरे वालिद के जालंधर में बचपन के दोस्त, आखिरी वक्त तक उनकी दोस्ती रही, तो वो रज़ा रब्बानी ऐसी बात कर सकता है, लेकिन ये है क्या ढोंग सारा। अच्छा 54 बिल्स, तो कानून साजी, केड़ा कानून, इस मुल्क में कहीं कोई कानून है यार। बात सुनो, कौन कौन से लोग किन किन जराइम में किस किस तरह पकड़े जाते हैं, फिर कानून शानून ये वो छोड़ो। एक कानून बना दो, एक मरियम, एक कानून के हुक्मरानी का जिसे शौक होगा, अगर वो खानदानी रईस भी है तो वो खुद को डी क्लास करेगा और आम एवरेज आदमी की जिंदगी गुजारेगा। खुदा की कसम, इस मुल्क में MNA MPA के टिकट पे कोई थूकेगा भी नहीं। सेनेट का टिकट लेके पीछे फिरोगे, धुतकार दिए जाओगे। ये करो जी। आगे चलते हैं। पाकिस्तानी जमहूरियत पाकिस्तानियों के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये जुमला एक लंबे अरसे से आपका तकिया कलाम रहा है, लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से जमहूरियत के अलंबरदार जमहूरियत की कमजोरियों की निशानदेही कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैंने 1001 जुमला इसकी शान में कसीदे लिखे हैं पाकिस्तान की जमहूरियत। अभी तो एक मिसाल दी है, ये भी मेरे कॉलमों में मौजूद है। अच्छा, अब 30-32 साल के बाद जिनको जलील होके, छितर खा खा के, बार बार जलील होके समझ आई है, मुझे तो सूंघ के समझ आ गई थी, मुझे तो बहुत पहले। देखो बात सुनो, ये ईस्ट पाकिस्तान क्या है? अगर ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट इतनी घटिया ना होती। देखो एक लॉजिक है और यही है सिर्फ किताबों में, इसका दूसरा रुख मैं तुम्हारे आगे रखता हूं। एक हॉस्टाइल मुल्क दरमियान में जी हजारों मील का फासला, समुद्री भी तो, जमीनी भी तो, फिदाई भी तो, फलां भी फासले, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, इलॉजिकल लगता है। और बात सुनो, अगर ईस्ट पाकिस्तान को भी सुपर पावर बनाया होता, वेस्ट पाकिस्तान भी एक सुपर पावर होता, हिंदुस्तान उसके दरमियान सैंडविच बन जाता। और क्या जमहूरियत थी कि पहली बार अक्सरियत अकलियत को छोड़ गई और वक्त ने साबित किया वो आगे निकल गई। ये जो जितने हैं ना हमारे ये फैशनेबल, ये बाऊ बीबियां वगैरह, ये वेस्ट के मारे हुए, इनको कक समझ नहीं। जरूरी नहीं है किसे नू मां बादी, किसे नू मां न रोए। हम उस स्टेज पे आए ही नहीं। तालीम नहीं है, जहालत है, जहालत होगी, जज्बातियत होगी, गुर्बत है, कस्मपुरसी है। वहां वोट क्या तुम्हारा वोट होना है? याद रखो, सरमाया क्या राय चुराई जा सकती है, पानी में भी आग लगाई जा सकती है। और मैं अपने कदमों पे नहीं खड़ा। मुझे डराना, धमकाना या ललचाना बहुत आसान है। यही आपका वोट जो चपड़कन आती है, जिसके पास 4 पैसे हो, वो असेंबली में घुसने के चक्कर में होता है। मैंने कहा ना, लगाओ ये शर्त कि वो खरबपति भी होगा, इलेक्ट होने के बाद वो खुद को डी क्लास करेगा और एक एवरेज आम आदमी, मैं ये नहीं कह रहा मजदूर की, व्हाइट कॉलर, चलो 18वें ग्रेड के, 19वें ग्रेड के, उसके वसाइल के अंदर रहेगा। उसी तरह का ये वो सारा सिलसिला होगा। मैं कहता हूं मुझे फांसी, मैं खुद ले लूंगा फांसी, अगर आपका कोई MPA का
MNA का, सेनेट का कोई टिकट थूकेगा भी नहीं। ये जिस काम के लिए आते हैं वो करते हैं, बस ठीक है। जमहूरियत जमहूरियत जमहूर, इनको लफ्ज़ों का मतलब ही नहीं पता। जमहूर अवाम को कहते हैं, अवाम तो रुल गए, फिर भी ये जमहूरियत है। छोड़ो ये अब नहीं, इट इज टू लेट। ये जो पेंट बाऊ और बीबियां जो है ना, अब चपड़ चपड़ करती फिर रही हैं जमहूरियत ही हूं हूं। ओए, ये 40 साल पहले भी ऐसी थी, वरना नवाज शरीफ सवार होता है इस कौम की गर्दन पे। उस वक्त तुम्हें होश नहीं आई? उस वक्त तुम्हें कोई शक शुबा नहीं गुजरा कि क्या वारदात हो रही है? सही। चलो, जमहूरियत लानत। हसन साहब, टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि सबका एहतसाब होना चाहिए, इस हमाम में सब नंगे हैं मुझ समेत। 75 साल का ये अलमिया है। एक बात है, पता नहीं झटका लगे लोगों को हजम ना हो। देखो बात सुनो, दानिश्वर तो हम जैसे मुल्कों में पैदा नहीं होते, ना फिलोसफर्स होते ना फलाना। हम तो अमी चटपूंजिए से लोग हैं, दाल दलिया करते हैं। चूंकि आली दिमाग लोग भी आलीशान कौमों में ही पैदा होते हैं, ये याद रखना। जहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, इल्म, फ्रीडम वहाँ होता है, हम जैसे चपड़कनाती ऐसे हैं। इसलिए शायद लोगों को झटका लगे। मैं शहबाज शरीफ को इस जुमले पे, और मुझे भी शर्म आ रही है, ये जुमला मैंने नहीं पढ़ा था। हमारे नजदीक इस जुमले की औकात ही कोई नहीं, हालांकि हर चैनल पे इसको डिस्कस होना चाहिए था। मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे। हैट्स ऑफ टू शहबाज शरीफ। उस आदमी ने पूरे मुल्क की पूरी तारीख एक जुमले में, इसके लिए ज़र्फ चाहिए। और इंसान का ज़मीर जब भी जाग जाए, ये कहा है ना कि मुझ समेत, मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, आप कह रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूं। मेरे लिए इट हैज कम एज अ शॉक कि मुझ समेत समाम में सब नंगे हैं। तो हुजूर, आपके पिछले और या उससे पिछले प्रोग्राम मैंने कहा कि ये सारे हमाम में ये सूटेड बूटेड है, शलवार सूट, दूसरा सूट और ये वो शेरवानियां पहन के। ये पिछला या उससे पिछले प्रोग्राम में कहा होगा मैंने। बहुत इसको इज्जत और एहतराम से देखो, इस कन्फेशन को, इस स्टेटमेंट की इज्जत करो। मैंने एक बार जरदारी साहब के बारे में कहा था, वो बहुत जैसे कहते हैं ना शिरूड आदमी। मैंने कहा था कि ही इज प्रोबेबली द ओनली मैन इन दिस कंट्री पॉलिटिकल सीन पे हु कैन टर्न अराउंड द टेबल्स, प्रोवाइडेड क्या, वो अपनी प्रायोरिटीज बदल लें। ये एक मोहतात सा, एक मलफूफ सा जुमला था। अगर ये जुमला बराए जुमला नहीं है और हो नहीं सकता, ये बहुत बड़ा, बहुत ज़र्फ चाहिए इसके लिए, बहुत हौसला चाहिए ये जुमला बोलने के लिए कि मुझ समेत तमाम में सब नंगे हैं। ये सच है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा। हमारे एक होते थे प्रोफेसर, वो कहा करते थे कि हमारी तो हिस्ट्री है ब्लंडर्स, प्लंडर्स और सरेंडर्स की। ये है, ये हमारे समेत। और इनमें और कौन कौन आता है? दिमाग पे जरा जोर दो। तो आज मैं शहबाज शरीफ के, वाकई देखो दिल बदलते देर नहीं लगती। बुधा सिद्धार्थ शहजादा था, क्राउन प्रिंस, खूबसूरत बीवी, प्यारा बच्चा, दिल लचाट हो गया, दिल फिर गया उसका, निकल गया। मियां चन्नू के बारे में मुझे नहीं पता, बचपन से सुनते आए कि डाकू था बहुत बड़ा। अब जौक दर जौक लोग वहां दुआएं मांगते हैं। और अच्छा, जिंदगी के का कोई भी मरहला, कोई भी फेज मरियम, मौत से पहले दूसरा जन्म हो सकती है। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इसको तलाई हरूफ में लिखा के नीचे शहबाज शरीफ का नाम लिख के, और मैं सलाम पेश करता हूं। ठेका नहीं है हमारा किसी से, हमारी किसी से कोई दोस्ती और दुश्मनी नहीं है, एज फार एज एटलीस्ट आई एम कंसर्न्ड। मैं अपने अल्लाह के और अपने अवाम के लिए, हालांकि इन पर गुस्सा बहुत है, इन अवाम से मुझे बस हमदर्दी है, मोहब्बत नहीं रह गई। अब जो आगे कोई अच्छी बात करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे,
हमने किसी के हक या खिलाफ कभी नहीं। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वसीम अकरम प्लस साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पीटीआई से माइनस कर दिए गए हैं, उनकी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई कहा करते थे कि जब वो दोबारा इक़्तिदार में आए तो उस्मान बुज़दार ही दोबारा वजीर आला पंजाब होंगे। पहली बात तो ये है कि माइनस हो गए, वो प्लस हुआ कब था? He had nothing to do with PTI at all। एक नायब तहसीलदार लेवल का आदमी है, सबसे बड़ा सूबा। फिर क्या हुआ? दिहाड़ियां और दिहाड़े, गोगियां और गोगे, सारी दुनिया कहती रही, अवाम मुतनफ़र हो गए। लेकिन इमरान का देखो, बात सुनो, मैंने पहले भी आयशा के प्रोग्राम में शायद ये बात की कि सबसे बड़ा मसला उसका है मर्दम शनासी। ये छोटी बात नहीं है। और मैं देखो, बात सुनो, ये किताब है 2014 में ये लिखी थी ब्रिगेडियर असलम घुम्मन। वो फौज के अहम तरीन मनसबों पे रहे, फिर नैब में उधर सरहद वगैरह, उसके बाद FIA के पता नहीं DG। बहुत खूबसूरत आलीशान घराना, खूबसूरत लोगों का। इनके भाई अजीम घुम्मन नूरी, अजीम नूरी घुम्मन, वो भी पार्लियामेंटेरियन। अच्छा, ये किताब जब ब्रिगेडियर साहब ने, मेरा उनसे अब बहुत प्यार मोहब्बत है, उस वक्त हार्डली भी न्यू ईच अदर, उन्होंने कहा जी मैंने इसका दिबाचा मैंने लिखा, PC में 2014 की बात है, रॉयल कॉन्टिनेंटल में फंक्शन हुआ। ये रिटायरमेंट के हर तरह के महकमों से रिटायर होने के बाद ये इन्होंने PTI ज्वाइन कर ली। किताब का फंक्शन हुआ, इमरान चीफ गेस्ट था, मैं सेकंड लास्ट स्पीकर था चुके। और एक जुमला सुन लो इसका कि मेरा अब भी मेरा बस चले तो पानी में घोल कर ये किताब पूरी कौम को पिला दूं, ताकि उन्हें इल्म हो कि उसके साथ हो क्या रहा है। किताब है ये, क्या लिखा है? बेरहम हकायक, हाँ ये सच है, सरकारी करप्शन की चश्मकुशा कहानियां, मुशाहिदात, वाक़यात, तजर्बात। और ब्रिगेडियर साहब जैसा हौसला शायद ही किसी में हो, नाम शाम हर तफसील के साथ है। आज तक किसी माँ के लाल ने चैलेंज नहीं किया। समझ आई बात? फंक्शन हुआ, मैंने सेकंड लास्ट स्पीकर के तौर पे मैंने ये कहा कि इमरान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है ये मर्दम शनासी। इमरान आए तो उन्होंने कहा कि मैं हसन निसार से पूछता हूँ कि भाई हसन निसार को कौन लेके आया। बड़ी क्लैप हुई, ये हुई, फंक्शन ख़त्म हो गया। सिंस ही वाज द लास्ट स्पीकर, आई हैड नथिंग टू, मैं तो उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में मैंने ये सवाल उठाया कि भाई लेके तो आए थे, फिर 1.5 to 2 years मैक्सिमम मैं छोड़ क्यों गया? छोड़ जाना को ऐसा नहीं था, हमारा ताल्लुक रहा नॉर्मल, अब भी है। छोड़ क्यों गया? जो कल्चर वहां डेवलप हो रहा था उसमें मैंने एक दो ये कमजोरियां देखी मर्दम शनासी की, और देखा, मैंने कहा ये तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का कल्चर है, ये बिल्कुल वही कल्चर है जो रिपीट हो रहा है। सो मर्दम शनासी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और उस्मान बुज़दार, देखो बात सुनो, खुशामद के बारे में पता क्या कहते हैं? मरियम आप भी सुनना, जिंदगी में काम आएगा। खुशामद अच्छी चीज़ है, लजीज चीज़ है, लेकिन इसको ट्रीट करो च्युइंगम की तरह, थोड़ी देर चबा के थूक दो। जहां सर जी, साहब जी, मियां साहब, तो फलाना साहब, टमकाना साहब, तो चौधरी साहब, कल्चर लानत आ जाएगी, वहां नहीं होता। सो ये एक छोटी सी मिसाल है, बेशुमार बुज़दार हैं। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्ची रिजवाना की अयादत की, और इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि मुल्जिम जज हो या कोई और सख्त कार्रवाई की जाए, मुजरिम खुद मुनसिफ की कुर्सी पर होगा तो इंसाफ कैसे मिलेगा?
यार छोड़ो, सियासी स्टंट है सारा, डूबती नैया को सहारा देने की कोशिश है, अदरवाइज मलक कयूम नहीं याद। ये क्या बात है, कुछ भी नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा लोग शायद बालिग हो गए हैं, इनकी सुइयां वहीं फंसी हुई हैं जब लोग इंतहाई अहमक थे। सियासी स्टंट है और क्या, भी तुमने जाके वहाँ क्या करना है, वो कपड़े कुपड़े वो चढ़ाए हुए, मैंने भी देखा टीवी पे, साथ और 2 4 8 10 20 लम छड़े चले वो इयादत करने। क्या इयादत करने, और जो सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल मिलनी चाहिए, जिसने इस मुल्क को लूटा उसको भी मिलनी चाहिए। ये क्या बात हुई, फजूल बातें हैं ये। अब इन हरबों से मेरा नहीं ख्याल लोग बेवकूफ़ बनेंगे, और अब भी अगर बनते हैं तो अल्लाह करे जो हालात जा रहे हैं ये 2 से ज़रब खाएं, बल्कि 10 से ज़रब खाएं, ताकि कभी ना कभी तो इनको अकल आए। जी हसन साहब, आगे चलते पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर विसान का कहना है कि मुमकिन है कि निगरान सेटअप 3 माह से 2 साल तक चलेगा। 2 साल क्या, मेरी तरफ से 200 साल तक इलेक्शन ना हो। मैंने तो इलेक्शंस को, उस जमहूरियत को, बैलेट बॉक्स को मैंने तो हमेशा फ्रॉड समझा है और लिखा है 1 2 4 10 50 100 200 दफा नहीं, मुसलसल लिखा है। अब अगर है ओ भाई, मैं अहमक हूं कि इतने इलेक्शन भुगता के उनके नतीजे देख के मैं फिर किसी इलेक्शन का टू हेल विद इट, क्या करना है। जिनकी वैसे ही 2 कौड़ी की बुकत नहीं है, पहले इनको एजुकेट करो भाई। जिसको अपने बुरे भले की, स्याह और सफेद की तमीज नहीं है, जहालत जो है वो बहुत ज्यादा अमली जज्बाती है, जिसे कहते हैं ना, वो पैदा कर देती है। जैसे अभी आप बता के हटे हो कि 2 भाइयों ने एक दूसरे पे कुछ छुरियां मार दी, यार को काम है करने वाला, इसके पीछे क्या है, जहालत गुर्बत, ये बड़ा खौफनाक कॉम्बिनेशन है। सो लानत भेजता हूँ मैं, निगरान सेटअप 3 माह से 2 साल तक चलेगा। वो 2 साल नहीं, ये तो 200 साल भी चले तो मुझे एतराज़ नहीं, बहुत अच्छी बात है। कोई डिलीवर करे सा, वो देखो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, भाड़ में जाएं ये सही मुंतखब नुमाइंदे, शक्लें देखो इनकी। हाँ जी। दूसरी तरफ हसन साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि नवाज शरीफ के लिए वजीर आजम का ओहदा अभी सूट नहीं करता। नवाज शरीफ साहब को तो अब सूट भी सूट नहीं करता, बहुत अच्छा लग रहे होते हैं रंग बिरंगे रेशमी स्कार्फ पहन के। इस 70-72 उम्र में वो तो अब तो कीमती तरीन सूट भी सूट नहीं करता, सारा कुछ तो सूट से बाहर निकला होता है। सो चलते हैं हाथ यूं चलते हैं तो लगता है अल्लाह ना करे गिर ही ना जाएं, और इनको असल में कुछ भी सूट नहीं किया ज़िंदगी में। पहलवानी का शौक़ था वो रह गया, गुलकारी का शौक़ था वो रह गया, क्रिकेट का शौक़ था वो भी पिटा गया। अब्बास सतर मरहूम लिखा करते थे, उनका कॉलम था कंकरियाँ, बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखते थे। वो लिखा करते थे कि नवाज शरीफ ने के जो मुखालिफ टीम को हिदायत होती हैं कि मियाँ साहब नू पोलियाँ पोलियाँ गेंदा करानी है, पोलियाँ पोलियाँ। फिर ये इंतकाम था ज़ियाउल हक का, और वो एक इंतहा दर्जे का, अब मैं क्या कहूँ, मरहूम है बेचारा, उसका मैं क्या करूँ। अब उसने ये पंजाब का जवाल था, ज़ियाउल हक का कमाल था, बल्कि पाकिस्तानी सियासत की बर्बादी थी। देखो एक लंबी फहरिस्त है उन चीज़ों की जो इन लोगों के सियासत में आने से इंट्रोड्यूस हुई। उससे पहले कोई फरिश्ते नहीं बैठे थे, लेकिन बहुत सारी बिदतें ये लोग लेके आए। मारा ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, कहा जा रहा है कि आइंदा वजीर आजम बनने का चांस बिलावल भुट्टो का हो सकता है, आपको ऐसा लगता है? यार ये मुल्क है, न तेरा पाकिस्तान है न मेरा पाकिस्तान है, तो इसलिए इसमें जो चाहो हो सकता, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल है सवाए मरियम नवाज़ के किसी का भी चांस है। उसकी वजह है कि मरियम नवाज़ एक तो पल्ले कुछ नहीं, पंजाब था चला चला गया। दूसरी बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं दयानतदारी से, वो फीमेल वर्जन है एग्रेशन के हवाले से इमरान का। इमरान की तो एक अपनी तारीख है, तो
इस बीबी के क्रेडिट पे सवाए साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी होने का है नहीं, सवाए गुस्से और जारहियत के। उसमें ये इमरान से कम नहीं, और है भी स्कॉर्पियन। मैं एक ख़ास हद तक इन चीज़ों में बिलीव करने वाला आदमी हूँ, बहुत पड़ा है। बहरहाल वज़ीर आज़म बिलावल का बनना भी सिर्फ सिंध के, और सिंध भी सारा नहीं ऑब्वियसली, कराची बिल्कुल ही नहीं, हैदराबाद भी नहीं, वो कुछ अजीब लगेगा। बाकी ये मुल्क है हमारा, इसमें कोई ब्लैक मेलिंग हो जाए, कोई सौदेबाजी, कोई बार्गेनिंग, कोई वारदात, एनीथिंग कैन हैपन इन दिस कंट्री। वो इन कुरैशी आ गया, वही उसको ज़ारबंद बांधना नहीं आता था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वज़ीर आज़म को आ गया, वो ID कार्ड भी नहीं था, आ गया। तो मैंने और आपने क्या कर लिया? आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त तो मेरा ख्याल है स्कूल गोइंग हो गए, मुझे दिलचस्पी कोई नहीं, बाकी बोला कोई नहीं। एनीथिंग कैन हैपन, कोई फर्क नहीं पड़ना जब तक बुनियादी तब्दीलियां, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी कर लो, जिसको मर्जी ले आओ। जी बेशक। हसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने यौम आज़ादी पर लिबर्टी चौक में 40 करोड़ का झंडा लगाने के खिलाफ पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। इट्स सो अनबिलीवेबल। पहली बात तो ये है मरियम के मैं कैंपस वाली नहर की, जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ, मुझे आपकी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। इन हालात में किस बेगैरत ने ये फैसला किया, और कौन वो बेगैरत था जिसने 40 करोड़ के झंडा, किस तरह का वो, कौन सा कपड़ा था वो, रॉड जिसमें होता है, और अगर ये सही है तो उसका डंडा निकाल के मुझे पकड़ा दो, बंदा मेरे सुपुर्द कर दो। देखो बात सुनो, इस 40 करोड़, अगर ये सच है, मुझे नहीं पता, अगर ये 40 करोड़ लगा है तो 39 करोड़ खाया गया होगा। वो क्या झंडा है? और दूसरी बात है, बात सुनो, अगर गैरत है तो जब तक सर उठाने के काबिल नहीं हो जाते, झंडा सर निगू रखो। क्या कह रहा हूं? सुनो, हमारी तारीख में बरसगीर की एक बंदा गुजरा, उसका नाम है शहाबुद्दीन गौरी, मज़ार भी यही है इस्लामाबाद जाते हुए रस्ते में। वो पहली लड़ाई तराइन की पृथ्वीराज से बुरी तरह हार गया, वो बुरी तरह जख्मी हुआ, बेहोशी के आलम में उसके साथी उसको उठा के ले गए, जंग हार गया वो। साथियों को उसने सजाएं दी कि मुझे मरने देते। ये होते हैं बाइज्जत लोग। खैर, उसके बाद उसने 5-7 हरकतें, उसने कहा जब तक मैं इंतकाम नहीं ले, उसने कपड़े तब्दील नहीं किए, वो बिस्तर पे नहीं सोया। और तफसीलात में जाऊंगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। बिस्तर पे नहीं सोया, वो जमीन पे सोया, कपड़े खून आलू तब्दील नहीं किए। उसने कहा जब तक मैं इंतकाम नहीं ले लेता। फिर तराइन की दूसरी जंग में वही शहाबुद्दीन गौरी था, झंडा सर बुलंद था उसका, 1.5 साल तैयारी, जितनी भी देर उसने की मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं। झंडा सरनगू रखो, तुम जब अपने झंडे को देखो तुम्हें शर्म आए, तुम्हें खैरत आए, तुम काम करो, तुम मेहनत करो। तुम में से हर आदमी शहबाज शरीफ की तरह ये कहे कि इस हमाम में मेरे समेत सब नंगे। फिर मैं देखता हूं मुल्क कैसे नहीं उठता है। 40 करोड़ का वो डंडा मुझे दो, इसका मेरे हाथ में हो वो, फिर वही डंडा पी रहा बिगड़े तिगड़े था। ये पता करो, वाकई ये अपनी टीम में से किसी के जिम्मे लगाओ, पता करो ये किस खबीस का फैसला था, इंप्लीमेंट कैसे हुआ, किस चीज का बना। अगली दफा इसकी तफसीलात जरा, आई एम वेरी कीन टू नो। 40 करोड़ यार झंडा बनाने पे, और झंडा भी कौन सा, वो झंडा कौन सा, कर्जों का मरा हुआ, भूख नंग, 2 सगे भाइयों के दरमियान छुरियां चलाता हुआ महंगाई पे, भूख के हाथों बच्चे अपने मार के खुदकुशी करते हुए बाप का झंडा। होश करो। लेकिन हसन साहब, आपने कहा कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है।
आगे चलते हैं। एक खबर के मुताबिक FBI कस्टम्स में 5 अरब की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। टैक्स वसूल ना करने से 3.5 अरब रुपए का नुकसान, जबकि 1.45 अरब की खुर्द बुद और चोरी हुई है। देखो यार, ये पूरे मुल्क की कहानी है। ये ऐसे ही है कि चौकीदार गैंग अप होके घर लूट लें, बस इतनी सी कहानी है, कुछ नहीं। बारूदी सुरंगें बिछाई हमने, अब हमारे अपने पांव उन बारूदी सुरंगों पे पड़ रहे हैं। ठीक है, अंदाजा लगाओ कौन लोग हैं जो इन हालात में इकोनॉमी के ट्रैक पे आने की बात करते हैं। देखो, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसमें ये गुंडागर्दी, बदमाशी या जो भी कह लो इसको, मुझे बदमाशी, देखो मेरा तो फेवरेट लफ्ज़ है, ये कोई गाली नहीं है। जिन लोगों का माश बद होता है ना, बदमाश उनको कहते हैं। तो यही है हमारी कहानी, यही है। हमें किसी ने नहीं लूटा, हमें किसी ने, देखो बात सुनो, जब हमारी खिलाफत मलूकियत में तब्दील हुई, उससे लेके ये बहादुर शाह जफर तक किसी का कोई कसूर नहीं है भाई, अपने ही है। हसन साहब, दूसरी तरफ वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने सवाल उठाया है कि क्या हम अपनी सरजमीन से सोना, तांबा, पीतल और लिथियम नहीं निकाल सकते? यार, ये बंदा अच्छा है, बोले तो अच्छा लगता है, लेकिन ये तो बंगी मारी है इसने। वो बंदा पूछे, भाई नहीं तुम निकाल सकते जब तक अपने अंदर से जहालत, खबासत, खयानत, ये 3 चीजें नहीं निकाल सकते, तुम कुछ भी नहीं निकाल सकते। हाँ, तुम नहीं निकाल सकते। और हमारा तो आलम इस्लाम का ये हाल है कि तेल भी इन्होंने निकाल के दिया था, तुम नहीं निकाल सकते थे। आगे सुना, रेकोडेक, तुम अवाम का तेल इनका खून निचोड़ सकते हो। ये अब ये धातें निकालना, इनके लिए तो अक्ल चाहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी चाहिए। तुम रेकोडेक का क्या कर चुके, बाकियों का तुम क्या कर लोगे? ताइफ में मैंने किसी अंग्रेजी अखबार में कुछ चंद महीने पहले खबर पढ़ी, दुनिया की बेशकीमत तरीन धातों का इंकशाफ हुआ है। लेकिन ताइफ की बात कर रहा हूँ, अपने सऊदी अरेबिया की, यार वेरी वेरी रिच कंट्री, उनके पास तो हैं पैसे वो लेकिन वो बाहर से बंदे ला रहे हैं। ये दिस इज व्हाट आई रेड इन अ न्यूज़पेपर। उन निकालने के लिए तुम्हारी अपनी क्या औकात है? तुम्हें तो पता लग जाए यहाँ ये है, तुम निकाल के दिखाओ। वो तुम और एक दूसरे के कसबल निकाल लोगे, तुम किसी की जेब से बटवा निकाल लोगे, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। तो ये मुसद्दक मलक को चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी गुफ्तगू करता है, लेकिन तो बोंगी बात है, हम नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। जब तक खबासत, जहालत, खयानत, ये सारा कुछ है, ये आप निकाल सकते हैं, वो आपने थोक के हिसाब से निकाला है। ठीक है, मिलजुल के इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है, तो मुबारक हो। ये चांद, और हाँ, वो पता नहीं कोई सियारा ढूंढा है इन्होंने, गोरों ने यार, वो सारे का सारा कीमती तरीन धातों का बना हुआ है। हमारा हाल बहुत पैड़ा होने वाला है अगर होश ना किया। अब 10, 20, 25 साल मुश्किल हैं, वो भी नहीं है मेरा ख्याल है। आगे चलो जी। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज।